ये सेटअप होना चाहिए। देखिए, सुधी धन उपास्य है, ये स्थिति हमको प्राप्त हुई थी। सबसे पहला सूत्र लगा था क्या? इको यण। इक के स्थान पर यण होगा, अच बाद में रहते हैं। इक आप जानते हैं और अच जानते हैं। इक में ई उ री आता है, उसके स्थान पर क्या होना है? यण होना है। या वा रा ला, इसमें से एक होना है। शर्त ये है कि आगे स्वर कोई स्वर होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो है हम लोगों ने देखा था कि देखिए यहाँ पर सा है, इसके बाद सा में उकार है, ऊ है, यह इक है। इक में कितने वर्ण आते हैं ये आप जानते हैं। इक में आता है ई उ री और री। इसके स्थान पर क्या होना था? यण होना था। या यण में कितने हैं? या वा रा और ला, ये होना है। शब्द क्या है कि इसके आगे, इसके और आगे जो है क्या होगा? अच होगा। अच में कितने वर्ण हैं? आ से लेकर के चा तक, यानी स्वर। अच में जितने स्वर हैं सभी। ठीक, तो एक स्थाने यण से आप अचि परे संहितायाम विषय, यही इसकी वृत्ति थी। इसको हम लोगों ने जान लिया था। अब यहां अगर हम देखें तो सा के बाद ऊ है, यह इक में आता है। अब किसमें देखिए, एक इक यहां हो गया, धा के बाद ई है, इसलिए यह भी इक में आता है। और उपास में ऊ है, यह भी इक में आता है। यानी सुधी धन उपास्य जो हमको मिला हुआ था, इसमें तीन इक आते हैं। तीन इक आते हैं। पहला सा में ऊ, दूसरा धा में दीर्घ ई और तीसरा उपास का ऊ। यानी कि यहाँ और यहाँ तीन जगह हमको इक की प्राप्ति होती है। और जब तीन जगह हमको इसमें जो है इसमें इक की प्राप्ति हो जाती है तो और यण होना है, ये भी हमको पता है। यण होना है, ये भी हमको पता है। तो हमारे सम्मुख जो है एक समस्या आ जाती है कि इन तीनों में से किसके स्थान पर जो है यण होगा? इसके स्थान पर होगा या इसके स्थान पर होगा या इसके स्थान पर होगा? किसके स्थान पर यण होना है, किसके स्थान पर यण होगा? तो समस्या के निराकरण के लिए अगला सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? कि तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् यानी सप्तमी से, सप्तमी के द्वारा, निर्दिष्टे का अर्थ है निर्दिष्ट कार्य, पूर्वस्य का अर्थ है पूर्व वाले इक के स्थान पर कार्य होगा। अब इसकी जो है इसकी वृत्ति में भी हमने क्या पढ़ा था? इसकी वृत्ति पुस्तक है आप लोगों के पास? पुस्तक है तो वृत्ति में क्या लिखा है? हाँ, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। यानी कि सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट, यहाँ सप्तमी अच था, एक स्थानीय यण से इको यण में अच सप्तमी था। सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य होना था, यानी कि सप्तमी अंत में हो, ये अनिवार्य था। अच हो जो है उसमें सप्तमी लगा हुआ है, तो उससे यानी अच से निर्दिष्ट कार्य होना है। कारण है कि वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, किसी वर्ण के व्यवधान से रहित। अब वर्ण व्यवधान से रहित जो है यहाँ पर हम जो है क्या कर रहे हैं? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वरों में व्यवधान किसका होगा? हल का होगा, यानी कि व्यंजनों का होगा। स्वर अगर स्वर है तो व्यवधान कोई होगा नहीं। अगर स्वर के बीच व्यंजन आ गया है तभी व्यवधान होगा, तभी संधि करने में व्यवधान आएगा। तो कह रहे हैं कि वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, किसी अन्य वर्ण के द्वारा अव्यवहितस्य का व्यवहित का अर्थ व्यवधान, अव्यवहितस्य व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। यानी बीच में दो स्वरों के बीच में कहीं कोई व्यंजन वर्ण ना हो। तो कह रहे हैं कि पूर्वस्य बोध्यम, तो कार्य कहाँ होगा?
उसमें जो है दो स्वरों के बीच में अगर कोई व्यवधान नहीं है तो जो है पूर्व से पहले वाले स्वर को बोध्यम जानना चाहिए, यानी कार्य पहले वाले स्वर पर होगा। तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से निर्णय कर दिया था, जिसको हम लोग कल विस्तृत रूप में जाने थे जो है, तो ये हमको क्लियर हो गया था, स्पष्ट हो गया था कि देखिए सु के बाद था है, यहाँ व्यवधान हो गया। सु के बाद क्या था, देखिए सु के बाद था जो है सा के बाद, यहाँ इस तरह से पूरी तरह से हम इसको तोड़ देते हैं। तो सा के बाद क्या था, ऊ के बाद जो है धा, ऊ के बाद था जो है धा, और इसके बाद था जो है दीर्घ ई। अब देखिए यहाँ जो है सा के बाद ऊ है, ऊ के बाद धा है, इसके बाद ई है। तो यहाँ पर जो है ये तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व सूत्र यही कह रहा था कि जो है जो दो स्वर है उनके बीच में किसी व्यंजन का व्यवधान न हो, तभी जो है कार्य होगा, और वह कार्य जो है तब पूर्व वाले पर होगा। तो यहाँ देखिए एक स्वर यहाँ मिल गया, मिला, यानी एक इक यहाँ मिला और दूसरा इक यहाँ पर मिला था के दीर्घ ई में, और बीच में क्या हो गया, किसका व्यवधान हो गया, व्यंजन का व्यवधान हो गया। व्यंजन वर्ण जो है यहाँ पर जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। अब आगे चले जाइए, फिर आगे जो है उपास्य, एक साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल आप देखे थे। तो उपास्य है, आगे उपास्य है। अब देखिए ई के बाद फिर आगे हम देखते हुए चलते हैं। ई के बाद जो है फिर जो है यहाँ कोई किसी व्यंजन वर्ण का व्यवधान है नहीं, और ऊ इसके बाद ऊ है, तो यानी दो ई के यहाँ प्राप्त है हमको, उसमें से पूर्व वाले पर कार्य होगा। ये कौन कर रहा है, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से, इसको हमने कल भी देख लिया था। तो इसमें जो है इस पूर्व वाले पर, यानी इस दीर्घ ई, इसके स्थान पर कार्य होगा। और कार्य क्या होना है, इसको हमको जो पहला सूत्र ही बता दिया था। कौन सा सूत्र, वो था इको यणचि। कौन सा सूत्र था, इको यणचि। यह सूत्र कह रहा था कि इक के स्थान पर यण हो, इक के स्थान पर यण हो, अच परे रहते, तो इक के स्थान पर यण हो, अच पर रहते। अब देखिए अच है आगे कि नहीं, अच होना चाहिए, अच का शब्द है। तो देखिए सा ऊ यहाँ व्यवधान हो गया, इस पर होगा नहीं ये व्यंजन का। इसके बाद ई ऊ के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, इस और यह पूर्व में कार्य होगा, यानी इस प्रकार होगा। अब ऊ के बाद आगे देखिए, ई के बाद आगे देखिए स्वर है कि नहीं है। एक तो स्वर इक का यही अंश आता है, दूसरा पा में जो आ है यह भी स्वर है, तो उस शर्त को, अच के स्वर को भी पूरा कर रहा है। तो इसलिए यह कार्य जो है इस पर होगा, यानी ई पर होगा, दीर्घ ई पर होगा। अब जब हम यहां पहुंच जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो है अब यण इक जो है, इक ई उ री ली, यह जो है यह स्थानीय हो गया, यानी इसके स्थान पर आदेश होना है, और यह आदेश हो गया। ठीक तो ई उ री ली, इसको क्या कहते हैं, स्थानीय, या इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं अविधीय मान, यानी जिसका विधान नहीं किया गया है, तो इसको स्थानीय या अविधीय मान कहते हैं, इसको स्थानीय या अविधीय मान कहते हैं। अब जो है फिर यहां पर देखिए, ये इसके स्थान पर यण होना है, तो यण में या व रा है, यह क्या हो गया, यह आदेश हो गया। इसके स्थान पर यह आदेश हो रहा है, तो इसको स्थानीय कहते हैं, जिसके स्थान पर होना है। और जो होना है वो क्या हो गया, आदेश या विधीय। ठीक है, विधीय मान या विधीय मान, स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर इस तरह से करने में। तो अब देखिए एक सूत्र अगला प्रवृत्त हो जाता है जब ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि हमारे पास
हमारे पास ये अविधीयमान और विधीयमान दो है। अविधीयमान यानी स्थानीय है और आदेश है। स्थानीय और आदेश क्या समान है? क्योंकि जो स्थानीय होता है, अविधीयमान होता है स्वर जो है, वह अपने जो है सवर्णों का भी बोध कराता है। वह अपने सवर्णों का भी बोध कराता है। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके। तो अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो ये जो है इसका कितने भेद हो गया? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अनुनासिक। तो इस तरह से इसका 18 हो गया। इसी तरह से ह्रस्व दीर्घ प्लुत उ का भी उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक, इसका भी 18 हो गया। इसका भी जो है वही होगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक 18। लेकिन री ली एक वार्तिक आया था संज्ञा प्रकरण में कि रील री वर्णयोर मिथासा वर्णे वाच्यम, रील री वर्णों को परस्पर सवर्ण कहना चाहिए। तो रील री वर्ण सवर्ण हो गए, तो जो री है वही री हो गया। ठीक हो, जो गुण री का है वही री का हो गया। लेकिन री का जो है दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। तो 6 भेद घट गए, यानी 12 हो गए। तो री का था 18 और री का था 12। इस कारण से 12 और 18 30 भेद हो गए। तो आप देख रहे थे तो ई का भेद था कितना? ई का भेद था 18 और उ का भेद था कितना? 18 और री का भेद जो है, री का भेद यद्यपि था जो है 12 और ली का भेद था कितना? नहीं, ली का भेद भी 18 था। ठीक है, ठीक। ली का भेद, इसको सुधार लीजिए, ली का भेद भी 18 था। ली का भेद कितना था? 12। ली का 12 भेद था, 12 प्रकार था। लेकिन ये री और ली, ये इनको जो है कात्यायन ने अपने वार्तिक सूत्र में कहा दिया कि इनको समण सब कहना चाहिए, इनको समण कहना चाहिए। यानी जो यह है वह यह है, ये समर्णी है, इनको समण कहना चाहिए। तो 18 और 12 यानी जो री है वो री है, तो 18 12 30, री का 30 भेद है और ली का भी 18 12, इसका 18 इसमें आ गया तो ली भी 30 हो गया। यानी कि ये दोनों 18 12 मिला करके कितने हो गए? 30 भेद हो गए। 30 भेद हो गए। तो अब देखिए 30 हमको एक कितने प्रकार का प्राप्त हुआ? यहाँ स्थानीय कितना है? देखिए 30 और 18 36, 30 और 36 दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा? 66। यानी जो स्थानीय है, जो अविधीयमान है, वह कितना हो गया? 66 प्रकार का हो गया। और जो विधीयमान है वो कितना हो गया? या वा रा ला, यानी इक हो गया 66 प्रकार का, और या वा रा ला या हो गया 4 प्रकार का। अब देखिए यहाँ अगर एक काम हो जाता, बहुत आसानी से हो जाता। अगर स्थानीय और आदेश यथासंख्य होते, यथासंख्य का अर्थ है यानी जो स्थानीय की संख्या है वही आदेश की भी संख्या होगी। यथासंख्य का तात्पर्य ये है कि जो स्थानीय की संख्या है वही आदेश की भी संख्या होती, तब जो है अनुदेशा का अर्थ है जो कार्य होता, समानाम का अर्थ है वो एक क्रम से हो जाता है। एक सूत्र ये है पाणिनि का कि यथा संख्य अनुदेशम समानाम या अनुदेशा समानाम। वो सूत्र क्या है? इस सूत्र को हम लिख देते हैं, आप इसको जाने। देखिए वो सूत्र है, वो कहता है, देखिए यथा संख्य मनु एक में हो गया देश यथा संख्य मनुदेशः समानाम। ये इसका आशय ही यही है कि अगर आदेश स्थानीय और आदेश यथासंख्य है, यथासंख्य का अर्थ है बराबर है, यानी या समान जितना आदेश हो स्थानीय हो उतना आदेश हो, या इसको कुछ भी चाहे बराबर लिखे समान लिखे जो भी जाने। तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम, अगर ये यथासंख्य होते, यथा दिखने में तो 4 दिख रहे हैं लेकिन यह अपने सवर्णियों का बोध करा दे रहे हैं, यानी ह्रस्व दीर्घ का भी करा दे रहा है, प्लुत का भी करा दे रहा है,
उदात्त का भी करा दे रहा है ह्रस्वी या दीर्घी, और अंडात्त का भी करा दे रहा है सवर्णी का, और स्वरित का भी करा दे रहा है, अनुनासिक का भी करा दे रहा है, अनुनासिक का भी करा दे रहा है। तो अब हमारे सामने एक ही का जो 18 भेद हो गया, तो ई उ री ये 36 हो गए, और ली का जो है 12 है, तो 36 ये भेद हो गए। और ली का री क्योंकि सवर्ण है इसलिए जो है ली का भी 30 भेद माना जाएगा, और ली का भी 30 भेद माना जाएगा। तो 30 और 36 इसलिए 66 हो गए। अब यथासंख्य तो है नहीं, बराबर तो है नहीं, क्योंकि एक का भेद 66 हो गया और एक 4 भी, तो स्थानीय 66 हो गया और आदेश 4 ही है। स्थानीय 66 है, आदेश 4 है, इसलिए यह सूत्र नहीं लगेगा। यथासंख्य मनुदेशा समानम, ये क्या हो गया? इसका मतलब कि ये इस सूत्र को लगना नहीं, ये सूत्र नहीं लगेगा। तो अब सूत्र नहीं लगेगा तो इसको कैसे निर्धारित करेंगे? तो अगला सूत्र हम लोगों ने देखा था कि स्थानीय अंतर तमा। अगला सूत्र है आपके पुस्तक में है, स्थानीय अंतर तमा। स्थानीय अंतर तमा इसकी वृत्ति में दिया गया है कि प्रसंगे सती सदृशतम क्या है? प्रसंगे सती सदृशतम आदेशास्य, इसकी वृत्ति है, इसकी व्याख्या इस सूत्र की क्या है कि प्रसंगे सती सदृशतम आदेशास्य, स्थानीय अंतरतम। इसको देखिए अगला सूत्र, अब यहाँ जब हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो अगला सूत्र प्रवृत्त है क्या? स्थानीय अंतरतमा। अगला सूत्र है क्या? यहाँ हम लिख देते हैं स्थानीय अंतरतमा। ये सूत्र कहता क्या है कि प्रसंगे सती, प्रसंगे सती का अर्थ प्रसंग होने पर। किसका प्रसंग होने पर? किसका प्रसंग होने पर? यानी कि जहां षष्ठी के द्वारा जो है निर्दिष्ट हो। प्रसंगे सती षष्ठी एक के स्थान पर जहां जो है कार्य होना, ये षष्ठी निर्दिष्ट यथ कार्य षष्ठी योगा, प्रसंगे सत षष्ठी योगा, यानी षष्ठी के स्थान। किसके स्थान है? षष्ठी स्थान। वहां स्थानीय जुड़ जाता है ना, षष्ठी जहां रहता है वहां स्थानीय जुड़ जाता है, षष्ठी स्थानीय योगा इस नियम से। तो षष्ठी के स्थान पर यानी षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य हो रहा है उसके स्थान पर अंतरतम, अंतरतम का अर्थ होता है बिल्कुल सदृशतम, समान, जो उसके बिल्कुल समान होगा उसी का आदेश होगा। यानी कि जो है षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य सुधी, सुधी में ई एक जो है षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य था, तो ये ई जो है ये इसके स्थान पर जो है सदृशतम जो होगा आदेश का, यानी कि जो बिल्कुल समान होगा वही आएगा। तो इस ई के स्थान पर जो इसका एकदम सदृशतम होगा वही आएगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि जो सदृशता के लिए जो 4 बिंदु आवश्यक है व्याकरण में, 4 बिंदु, वो लोक में भी वही 4 गुण आते हैं। तो सदृशता समानता किन रूपों में होती है? पहली तो स्थान की समानता पहली होती है क्या? स्थान से, स्थानकृत समानता। दूसरी समानता होती है अर्थकृत समानता, अर्थकृत समानता। और तीसरी है क्या? गुणकृत समानता, गुणकृत समानता, गुणकृत समानता। और चौथी है मात्राकृत समानता, मात्राकृत समानता, मात्राकृत समानता। अब देखिए स्थानकृत समानता, यहां पर स्थानकृत समानता से तात्पर्य है कि उच्चारण स्थान जिन वर्णों का समान हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान हो वह देखा जाए। सबसे पहले वह देखा जाए समानता में। इसके बाद फिर क्या देखा जाए कि जिन वर्णों के अर्थ में समानता हो, दूसरे नंबर पे वह देखा जाए। तीसरे नंबर पे है कि गुणकृत समानता, यानी प्रयत्न, गुण का मतलब है प्रयत्न, जो उच्चारण प्रयत्न, अभ्यंतर और बाह्य, तो प्रयत्नकृत समानता जो है देखी जाए।
और इसके बाद जो है फिर है मात्राकृत समानता। मात्राकृत समानता जो है उसमें जो है किन वर्णों में, जैसे अदसमय अमुसमय बिल्कुल मात्रा की समानता है। जैसे अदसमय अमुसमय में जो समानता है, तो मात्रा का अर्थ है जिसमें मात्राएं लगी, उच्चारण काल आ ई उ आदि मात्राओं की समानता। जैसे अदसमय है वैसे जो है अमुसमय है। तो इस तरह से मात्रा की समानता हो गई, और गुण की समानता हो गई, अर्थ की समानता हो गई, और स्थान की समानता हो गई। लेकिन इस समानता में जो है, इस समानता में एक चीज कहा गया है, वो कहा गया कि यत्र अनेक अनांतरीय, जहां पर अनेक सदृशतम यानी समानता प्राप्त हो, वहां पर कह रहे हैं कि स्थानकृत सादृश्यम बलवान। तो वहां पर स्थानकृत सादृश्य जो है बलवान होती है। या जो है दूसरे उसमें आपके पुस्तक में नीचे दिया भी गया है, देख लें कि यत्र अनेक विधिमांतर्ये तत्र स्थानगत आंतर्य बलीय। ठीक है ना। तो जहां पर अनेक समानता प्राप्त हो, अनेक तरह की समानताएं हो, उनमें से, उन समानताओं में से स्थानकृत समानता बलीय का अर्थ बलवान होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? स्थानकृत समानता है। तो हम जो है इसी बलवान वाले को देखते हैं, स्थानकृत समानता। अब इस बलवान वाले को देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्थानीय है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, स्थानीय हमको देखना है। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? एक हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि इचुय सा नाम तालु, यह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? इचुय सा नाम तालु। इचुई का क्या अर्थ है? ई का अर्थ है ई वर्ण, चू का अर्थ है चवर्ग यानी चा छा जा झा या, और या का या वर्ण, और तालब सकार, ये जो है तालु से जो है तालु से उच्चरित होते हैं। तालु एक स्थान है, उच्चारण स्थान है, उससे उच्चरित होते हैं। तो ये इसका निर्णय हो गया, यानी ये तालव्य है, ये जो है तालु से उच्चरित होता है। अब इसके ये स्थानीय है, इसी के स्थान पर यण होना है। ये इक है, एक इक स्थानीय है, इसके स्थान पर यण होना है, उसमें से होना है। और इसका आपने पता लगा लिया कि इसका जन्म कहाँ से है, तालु से है। ये तालु से है। अब उसमें खोजिए कोई तालु है। अब देखिए, मान लीजिए यहां से हम चलते हैं, ला का उच्चारण स्थान क्या है? ला का उच्चारण स्थान, ला का उच्चारण स्थान देखिए आया था संज्ञा प्रकरण में, लितुल सा नाम दंता, लितुल सा नाम दंता, यानी लृ वर्ण तवर्ग में आता है ता था दा धा ना, और ला और सा रस्ता या दंत सा। ये कहां से उत्पन्न होते हैं, कहां से उच्चरित होते हैं?